तो आपका हमारे चैनल ओरिजिन एकेडमी में स्वागत है। और हम ये सीरीज लेके आए हैं जो बीटेक फर्स्ट ईयर का मैथ फर्स्ट है, जिसका कोड है BS 103। इसमें हम 5 PYQ सॉल्व करने वाले हैं। आज पहला PYQ है 2023-2024 वाले सेशन का, है ना। इसमें सेक्शन ए में एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर 7 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और सारे पार्ट, इसके सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो टोटल आपको इसमें से 14 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो हम फटाफट से अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द आइगन वैल्यूज फॉर द गिवन मैट्रिक्स A विच इज 8 - 4 and 2 2। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार है। इसमें आपको एक प्रॉपर्टी का यूज करना है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो होते हैं वो क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये बहुत छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन है। डायगोनल एलिमेंट्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल ये होते हैं, इसे डायगोनल कहते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स विच इज हियर 8 and 2, 8 + 2 = 10। ये आपका हो गया सम ऑफ आइगन वैल्यूज। दूसरा क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज कुछ और नहीं बल्कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट यहाँ 2/2 मैट्रिक्स है, इसलिए सिंपली हम क्रॉस कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, 8 × 2 - 2 × 4, 8 × 2 - 2 × -4। तो क्या आंसर हो जाएगा, 8 × 2 = 16, -+ 4 × 2 = 8, 16 + 8 24। देखो बस 1 मिनट भी नहीं लगने वाला, 30 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड ऑल सिमेट्री इन द कर्व। ये कर्व गिवन है y² ब्रैकेट में A² + x² = x² ब्रैकेट के अंदर है A² - x², ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री होता है किसी भी कर्व में, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पहला है सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। इसमें क्या करते हैं हम लोग, यानी कोई भी कर्व है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है क्या, यानी जैसा कर्व x के ऊपर है वैसा ही कर्व x के नीचे भी होना चाहिए, ठीक है। यानी x एक्सिस पे अगर कर्व को फोल्ड करे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। जैसे ये देख लो, एक सिंपल कर्व होता है पैराबोला, तो जैसा पैराबोला x के ऊपर है वैसा ही पैराबोला x के नीचे है, इसलिए x के सिमेट्रिक है। इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कर्व का ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस y बाय -y। अगर हम इस इक्वेशन में y को -y से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, -y का स्क्वायर ब्रैकेट में A² + x²। सिर्फ y को -y से रिप्लेस करना है, बाकी चीजें एज इट इज छोड़ देनी है। A² - x², नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो y² × A² + x² = x² ब्रैकेट में A² - x²। कोई चेंज नहीं आया कर्व में, कर्व रिमेन सेम, इक्वेशन रिमेन सेम। अगर इक्वेशन सेम रह गया तो इसका मतलब है ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो क्या लिख देंगे, हेंस
सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। अब दूसरी सिमेट्री क्या देखनी होती है? सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मीन्स कर्व क्या वाई के सिमेट्रिकल है, यानी वाई एक्सिस के अबाउट अगर कर्व को हम देखें तो जैसा वाई के राइट में कर्व होगा वैसा ही वाई के लेफ्ट में कर्व होगा, तो ये होता है वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल। इसे मैथमेटिकली कैसे देखते हैं? रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। देखो जब x के अबाउट सिमेट्री देखते हैं तो क्या करते हैं? y को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं, और उसी प्रकार जब y एक्सिस के सिमेट्री देखना है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देखना है तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो इसी कर्व में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा? वाई स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया वाई स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ए माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी x को माइनस एक्स से ही रिप्लेस करना है, सारे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी कर्व सेम ही रह गया, इक्वेशन रिमेन सेम, इक्वेशन जैसा पहले था वैसा ही इक्वेशन रिप्लेस करने के बाद भी आया। हेंस सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक और सिमेट्री हमारे पास बच जाता है, वो है सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। तो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन अगर हमें देखना है तो क्या करना होगा हमें? सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, यानी कर्व ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। जैसे हम लोग अगर साइन कर्व बनाए, देखेंगे साइन कर्व जैसा ओरिजिन के राइट में होता है वैसा ही ओरिजिन के लेफ्ट में होता है, बस ये ओरिजिन के ऊपर होता है तो ये ओरिजिन के नीचे होता है। ऐसे कर्व को क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिप्लेस x बाय माइनस एक्स एंड y बाय माइनस वाई। तो यहाँ पे कर्व के इक्वेशन में हम y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे और x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, और अगर इक्वेशन अनअल्टर्ड रह गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाता है, तो इक्वेशन रिमेन सेम, इक्वेशन रिमेन सेम। हेंस दिस कर्व is symmetrical about origin। ये कर्व जो है तीनों सिमेट्री शो करता है और हमारे पास यही तीन सिमेट्री चेक करना है। देखो हम यहाँ ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ताकि हमें पूरे मार्क्स मिले। तो ये जो सारे स्टेप्स हम जिस प्रकार से लिख रहे हैं, जिस तरीके से आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है, और हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिलने वाले, ये 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, ये तो मैंने समझाने के लिए दिया है, आपको बस ये स्टेटमेंट्स लिखना है इस प्रकार से। अब हम बिना देर किए हुए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हम यहाँ 5 PYQ करने वाले हैं इस सीरीज में, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि एग्जाम अब हमारे सर पे है, तो इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप इतना कर लिए तो अच्छे खासे मार्क्स आप वहां पे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गया। कितने मिनट लगे हमारे? 2 मिनट हार्डली।
अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है एरर से। इसमें 7 क्वेश्चन आते हैं, तो जो पांचों यूनिट को कवर करते हैं, है ना। तो हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन है और कुछ यूनिट से जो है क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। तो अब तीसरा क्वेश्चन हमारा एरर कैलकुलेट करना आर में, E इक्वल टू आर आई, ये ओम्स लॉ है। तो E इज इक्वल टू आर आई और यहां हमें R का एरर निकालना है। पॉसिबल एरर्स E एंड I के दिए हुए, E के एरर कितने 30% है और I में जो एरर है वो 20% है। तो इसके बदले R में कितना एरर आएगा ये देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम R को निकाल लेंगे। R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E अपॉन I। और एक चीज नोट करना यहाँ पे, अगर कोई क्वांटिटी हमारा Z इस प्रकार है कि A का पावर M, B का पावर N, C का पावर P, तो एरर इन Z कैसा निकालते हैं? एरर इन Z, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा Z। डेल्टा से एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं और एरर को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए पावर यहाँ पे M चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इसे पॉजिटिव लेना है। इसके लिए हमें मॉड लगा देना है। डेल्टा A अपॉन A प्लस मॉडुलस N डेल्टा B अपॉन B प्लस मॉडुलस P डेल्टा C अपॉन C। यह फॉर्मूला लगा करके हम प्रोडक्ट में एरर निकाल सकते हैं ना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए इस तरीके से, तो R इजिकल टू क्या है, E का पावर 1 और I का पावर -1। तो एरर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू 1 इंटू डेल्टा E डिवाइडेड बाई E प्लस यहाँ मॉडुलस ऑफ 1 होगा और यहाँ पावर क्या -1 है, तो मॉडुलस ऑफ -1 डेल्टा I अपॉन I। अगर हम इसे परसेंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे ही इक्वेशन को। तो डेल्टा E अपॉन E इंटू 100, क्योंकि 1 इंटू समथिंग सेम ही रहता है, -1 का मॉडुलस भी 1 होगा, तो डेल्टा I अपॉन I इंटू 100। तो ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन R। परसेंटेज एरर इन R इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन E प्लस परसेंटेज एरर इन I। तो परसेंटेज एरर इन R कितना है ये तो निकालना ही हमें, है ना। और परसेंटेज एरर इन E कितना दिया हुआ है, E का परसेंटेज एरर जो है 30% है और क्वेश्चन में I का परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। तो टोटल परसेंटेज एरर इन I कितना हो गया, R कितना हो गया, 30 प्लस 20 50%। यहाँ पे जो गलती कर सकते हैं, तो ये अगर मॉडुलस नहीं लगाया तो यहाँ माइनस हो जाएगा। एरर कभी भी माइनस नहीं होता बल्कि एरर हमेशा ऐड होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो इसलिए पावर में मॉडुलस लगाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चौथे क्वेश्चन पे फटाफट आते हैं। चौथा क्वेश्चन है डिटरमाइन गामा फंक्शन ऑफ 1/4 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 3/4। तो इस क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, गामा x इंटू गामा 1 माइनस x इज इक्वल टू x अपॉन साइन पाई x, सॉरी पाई अपॉन साइन पाई x, ठीक है। तो अब यहां से देखो, तो फॉर आवर क्वेश्चन हेयर x इज इक्वल टू 1/4, तो ऑफ कोर्स 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हेंस गामा 1/4 इंटू गामा 3/4 इज नथिंग बट गामा 1/4 इंटू गामा 1 माइनस 1/4। 3/4 को 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। तो यूजिंग द फॉर्मूला
क्या हो जाएगा, पाई अपॉन साइन पाई इंटू 1/4। तो पाई अपॉन साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 हम सभी जानते हैं 1/√2 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, √2 पाई हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये भी गामा फंक्शन का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, ये प्रूव करना है मैं, ठीक है, बी पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू बी पी प्लस 1 कॉमा क्यू प्लस बी पी कॉमा क्यू प्लस 1। इसमें जो फॉर्मूला यूज्ड होगा वो क्या फॉर्मूला यूज्ड होगा, देखो फॉर्मूला यूज्ड बी पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू गामा पी गामा क्यू अपॉन गामा पी प्लस क्यू होता है। ठीक है, एंड एक और फॉर्मूला यहां यूज करेंगे, गामा पी प्लस 1 इज इक्वल टू पी गामा पी होता है। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए देखो LHS तो सिंपल है, RHS कॉम्प्लेक्स है, तो RHS से लेकर के बढ़ेंगे। तो RHS इज इक्वल टू क्या होगा, बी पी प्लस 1 कॉमा क्यू प्लस बी पी कॉमा क्यू प्लस 1। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी गामा क्यू, तो यहाँ पी की जगह क्या है, पी प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा गामा पी प्लस 1 इंटू गामा क्यू डिवाइडेड बाय गामा, इस दोनों को ऐड करके प्लस 1 करते हैं, सॉरी इस दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस 1 प्लस क्यू। और सिमिलरली यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, गामा p गामा q प्लस 1 डिवाइडेड बाय गामा p प्लस q प्लस 1। तो गामा p प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, p गामा p, इस फॉर्मूले से p प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, p गामा p, और ये हो गया इंटू गामा q। ये क्या है, गामा p प्लस q प्लस 1 है, p प्लस q प्लस 1, तो इसे क्या लिख देंगे हम लोग, p प्लस q गामा p प्लस q, यानी यहाँ जो प्लस 1 है उसके बदले ये फैक्टर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी गामा p और ये हो जाएगा q गामा q डिवाइडेड बाय p प्लस q गामा p प्लस q। ठीक है, अब देखो गामा p गामा q कॉमन आ रहा है, गामा p गामा q कॉमन आ रहा है, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो क्या आ जाएगा, गामा p गामा q कॉमन आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन आया p प्लस q गामा p प्लस q। तो अब हमारे पास बचा क्या रह गया, यहाँ पे p और यहाँ पे q, तो p प्लस q से p प्लस q, p प्लस क्यू फैक्टर से p प्लस क्यू फैक्टर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, गामा p गामा q डिवाइडेड बाय गामा p प्लस q, और ये क्या हो जाएगा, b p कॉमा q। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था गामा फंक्शन का, इसमें एक छोटा सा फार्मूला लगना था, है ना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखो ये जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत शॉर्ट होते हैं, इसमें फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और हम आपको 5 PYQ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको आपके फाइनल एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रूफ करना है कि एक वेक्टर है A जिसका x कंपोनेंट है 6xy प्लस जेड क्यूब, जो i कैप के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसको x कंपोनेंट कहते हैं, और इसका y कंपोनेंट जो है वो है 3x² माइनस जेड जे कैप प्लस, और इसका z कंपोनेंट जो है 3x z स्क्वायर
माइनस वाई के कैप। इसे प्रूफ करना है इज इरोटेशनल। कोई भी वेक्टर इरोटेशनल होता है। ए वेक्टर ए इज इरोटेशनल if curl of that vector will be 0। अगर कर्ल 0 हो जाए तो वो वेक्टर इरोटेशनल कहलाता है। और कर्ल ऑफ एनी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट आई जे के डेल बाय डेल एक्स, आई के नीचे डेल बाय डेल एक्स, जे के नीचे डेल बाय डेल वाई, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, डेल बाय डेल जेड, और आई के नीचे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, जे के नीचे वेक्टर का वाई कंपोनेंट, और के नीचे वेक्टर का जेड कंपोनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं हम सभी जानते हैं कि आई कैप हम ले लिए तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यहाँ क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? डेल डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई ए जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ए वाई। और फिर इसको प्लस आई लेते हैं, यहाँ माइनस जे लेते हैं। ये ध्यान रखना है, इसे प्लस, इसे माइनस, इसे प्लस करना होता है। तो जब हम माइनस जे ले लिए तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल होगा। तो अब इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा? डेल बाय डेल एक्स ए जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ए एक्स। देन हमें लेना है के, तो के लिया तो अब ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, इस दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। डेल बाय डेल एक्स ए वाई माइनस डेल बाय, देखो डेल बाय डेल एक्स ए वाई माइनस डेल बाय डेल वाई ए एक्स। अब हमें ये वैल्यूज पहले कैलकुलेट करना है, तो यहां हम साइड में इस वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले डेल बाय डेल वाई ए जेड निकालना है। डेल बाय डेल वाई ए जेड, तो डेल बाय डेल वाई ए जेड क्या है? जेड कंपोनेंट जो के साथ मल्टीप्लाई में है ना। तो क्या हो जाएगा? 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई। देखो 3x जेड स्क्वायर तीनों ही में y नहीं है, तो जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो सिर्फ यहाँ y को वेरिएबल, y के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y को वेरिएबल माना जाएगा, बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट माने जाएंगे। 3 कांस्टेंट होता ही, x और z दोनों ही y के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये हो गया -1। तो यहां पे हम लिख देंगे i -1। अब क्या करना है हमें? डेल बाय डेल जेड ए वाई, तो डेल बाय डेल जेड ए वाई क्या है हमारा? ये 3x स्क्वायर माइनस जेड, जो जे के साथ मल्टीप्लाई में है वो क्या है? y कंपोनेंट है वेक्टर का। 3x स्क्वायर माइनस जेड, देखो x z के लिए कांस्टेंट होगा तो 3x स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस जेड का डिफरेंशिएशन 1 -1 हो गया। तो यहाँ पे हमें लिखना है -1 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस जे। अब ए जेड को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा? ए जेड क्या है हमारा? 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई, 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई। तो यहां पे गौर से देखें, इसमें x है, तो जब किसी भी प्रोडक्ट में वेरिएबल आ जाए तो उसके कांस्टेंट्स 0 नहीं होते हैं, बल्कि उसे एज इट इज लिखते हैं। बस x का डिफरेंशिएशन 1 करना है, और जब सिर्फ कांस्टेंट होता है तब डिफरेंशिएशन 0 होता है। यानी यहाँ y x के लिए कांस्टेंट है और यहाँ पे कोई x वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है, इसलिए y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0 हो गया। एट द सेम टाइम इसमें x मल्टीप्लाई में, तो 3 और जेड स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो ये कितना हो गया? 3z स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3z स्क्वायर माइनस, अब करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ax विथ रिस्पेक्ट टू z, तो डेल बाय डेल z, और ax क्या होगा? i वाला कंपोनेंट 6xy
प्लस जेड क्यूब। ठीक है दोस्त, तो यहाँ 6xy कांस्टेंट माना जाएगा z के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और z क्यूब का कितना हो गया 3z²। इसे अच्छे से ध्यान में रख देना है कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सिर्फ वही वेरिएबल होगा, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। 6xy कांस्टेंट, और अगर सिर्फ कांस्टेंट आए किसी टर्म में तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, 3z²। तो यहाँ लिख देंगे 3z² प्लस k कैप। अब हमारे पास है डेल बाय डेल एक्स ए वाई, डेल बाय डेल एक्स ए वाई, तो डेल बाय डेल एक्स ए वाई आप एग्जाम में भी इसे साइड में ही करके दिखाएंगे, यहां करेंगे तो अजीब सा गिचिर पिचिर हो जाएगी। ठीक है, तो डेल बाय डेल एक्स ए वाई कितना है 3x² माइनस जेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू x² का 2x, और z x के लिए कांस्टेंट माना जाएगा, तो ये हो गया 6x। तो ये हो गया आपको 6x माइनस, अब लास्ट है हमारा डेल बाई डेल वाई ए एक्स, तो डेल बाई डेल वाई ए एक्स क्या है आई कंपोनेंट है 6xy प्लस जेड क्यूब। तो अगर हम देखें तो 6xy, इसमें y वेरिएबल है इसलिए 6 और x एज इट इज रह जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1, z में कोई भी वेरिएबल नहीं है y के लिए, क्योंकि z क्यूब y के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट माना जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो ये हो गया 6x। तो यहाँ पे हम डालेंगे 6x। अब गौर से देखो, ये i -1 + 1 0 माइनस j 3z² माइनस z² 0 प्लस k इंटू 0, सारे 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0, तो कर ले 0, हेंस a वेक्टर इज इररोटेशनल। अगर 0 नहीं होता तो क्या होता है, ये रोटेशनल हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, कॉपी कर लीजिए इसे। And last question of this section is find a unit normal vector to the surface। सरफेस का इक्वेशन दिया हुआ है, सरफेस का इक्वेशन क्या है x y क्यूब z² इज इक्वल टू 4। तो सरफेस के इक्वेशन को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं फाई x y z, क्योंकि ये x y z का फंक्शन है, तो हर किसी को लेफ्ट हैंड साइड में लेते आएंगे, तो ये 4 भी इधर आ जाएगा, -4 हो गया है ना। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने से पहले हम इसे x y z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट फाई विथ रेस्पेक्ट टू x, y, z। तो जब x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे फाई, सब्सक्रिप्ट में x दे देंगे, तो सेम जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, ये y³ z² यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा, x को वेरिएबल मानेंगे, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, y³ z² 4 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये हो गया y³ z²। सिमिलरली फाई y करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो x एज इट इज रहेगा, y³ का डिफरेंशिएशन 3y² हो जाएगा, z² एज इट इज रहेगा, 4 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया 3xy² z²। एंड फाई z क्या होगा, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो x और y³ एज इट इज रहेगा, z² का 2z माइनस 4 का 0, ये हो गया 2xy³z। अब लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई जिसका सिंबल होता है डेल फाई। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है, x वाले में आई कैप लगा देना है, प्लस y वाले में j कैप लगा देना है, z वाले में k कैप लगा देना है। ठीक है, तो फाई x कितना है हमारा, y³ z² आई कैप हो गया,
प्लस 5y कितना है 3xy² z² j कैप प्लस 5z कितना है 2xy³ z k कैप। अब हमें पूछ रहा है ये कि एट द पॉइंट -1, -1, 2 पे चाहिए, तो लिखेंगे एट पॉइंट -1, -1, 2। तो डेल फाई क्या हो जाएगा, सारे पॉइंट एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे। y कितना -1 है तो -1 का क्यूब एंड z है 2, 2 का स्क्वायर i कैप 3। यहाँ संभल के वैल्यू रखना है, वैल्यू पुट करने में भी काफ़ी मिस्टेक होते हैं। x की जगह -1, y की जगह -1, z की जगह 2, ठीक है। तो -1 का क्यूब माइनस होगा 2 स्क्वायर 4, तो ये हो गया -4 i कैप, और ये माइनस और ये -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, -3 × 4 -12 j कैप। ये भी -1 ये भी -1, क्योंकि ऑड पावर जो है माइनस को रिटेन कर लेता है, इवन पावर माइनस को किल कर देता है। तो ये +1 हो जाएगा 2 × 2 4k कैप। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें जो निकालना है क्या, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू ए सरफेस टू द सरफेस फाई, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल फाई डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ डेल फाई, मतलब मैग्नीट्यूड डेल फाई का। तो डेल फाई वेक्टर कितना है, -4 i कैप -12 j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय मॉडुलस। कैसा निकालते हैं, देखो स्क्वायर रूट कर देते हैं, सारे कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। याद रहे बीच में प्लस ही रहेगा, ये जो माइनस है ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो ये हो गया -4 i कैप -12 j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 144 प्लस 16। तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 16 32, 144 प्लस 32 176। 176 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √16 × 11, ठीक है। देखो 16 एकम 16, 16 एकम 16 एक 17, ठीक है, सही है। तो ये हो गया -4 i -12 j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 4, 16 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, ठीक है। 4 स्क्वायर 16 होता है, इसलिए 16 जब बाहर आएगा स्क्वायर रूट से तो 4 बन जाएगा। अब 4 से डिवाइड करो तो ये हो गया -1/√11 i कैप -4 3 12 3/√11 j कैप प्लस 1/√11, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन आज सॉल्व हो गए। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में सिर्फ हमारा सेक्शन ए हमने सॉल्व किया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको सेक्शन बी सॉल्व करना है, तो हम सेक्शन बी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करें, और दूसरी चीज़ ये कि इसे शेयर भी करना है लोगों में और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। थैंक यू।